हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। टीचिंग ऑफ हिंदी में आज हम लोग जानेंगे टीचिंग ऑफ ड्रामा अर्थात नाटक शिक्षण। नाटक साहित्य की प्राचीनतम विधा है। नाटक का अभिनय रंगमंच पर होता है। उसे देखने से दर्शक के हृदय में यथा भाव जागृत होते हैं, इसलिए इसे संस्कृत में दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। परंतु यहाँ हमें नाटक को साहित्य की विधा के रूप में देखना है, न कि रंगमंचीय कला के रूप में, इसलिए उसे दृश्य काव्य कहना उचित नहीं है। संस्कृत में तो नाटक पद्य और गद्य पद्य दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन हिंदी के नाटककार या तो पद्य में का प्रयोग करते ही नहीं हैं, और यदि करते हैं तो बहुत कम। इस प्रकार हिंदी में नाटक गद्य की एक विधा के रूप में विकसित हो रहा है। ये नाटक अनेक रूपों में लिखे जा रहे हैं, जैसे नाटक, एकांकी, प्रहसन और रूपक। अब हम लोग जानेंगे ड्रामा एंड इट्स इम्पोर्टेंस, नाटक और उसका महत्व। संस्कृत आचार्यों ने नाटक की परिभाषा प्रायः अभिनय को केंद्र मानकर दी है। आचार्य धनंजय ने किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहा है, परंतु ये परिभाषा तो उसी समय मान्य हो सकती है जब नाटक का अभिनय किया जाए। यहाँ उसकी व्याख्या साहित्य की विधा के रूप में की जानी चाहिए। नाटक में किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक घटना को उसके वास्तविक रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें यथा दृश्य आदि का वर्णन होता है और घटना से संबंधित पात्र उसी रूप में बातचीत करते हैं, सुख दुखादि की अनुभूति करते और क्रिया करते हुए प्रस्तुत किए जाते हैं। जिस रूप में वास्तविक पात्र वास्तविक घटना में ये सब कार्य करते हैं। इसलिए यदि हम नाटक को परिभाषा में बांधना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नाटक मानव जीवन की किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक घटना की शाब्दिक परंतु जीवंत अभिव्यक्ति है। नाटक मानव के लिए एक बड़ी उपयोगी वस्तु है। साहित्य की विधा के रूप में इनका अध्ययन करने में आनंद प्राप्ति के साथ साथ मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान होता है और उससे अनायास कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं। जब उसका अभिनय रंगमंच पर किया जाता है तो उसकी ये उपयोगिता और बढ़ जाती है। इससे शिक्षित और अशिक्षित सभी दर्शकों का मनोरंजन होता है। मनोरंजन के साथ साथ उन्हें हितकारी उपदेश भी मिलते हैं। नाट्याचार्य भरत मुनि का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसा कोई योग, ज्ञान, विद्या, कला और शिल्प नहीं है जिसे नाटक के माध्यम से प्रस्तुत न किया जा सके। हमारे पूर्वज नाटक की इस उपयोगिता को समझते थे। उन्होंने नाट्य कला को उसके उच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। उस समय के नाटक और नाट्यशालाएं इस बात का प्रमाण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू शासन के अंत के साथ साथ इस कला का भी अंत सा हो गया था। अंग्रेजी शासन काल में पुनः जागृति हुई। हिंदी के क्षेत्र में बाबू हरीशचंद्र और बंगाली के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कला प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात को समझा कि प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्ति की स्वाभाविक शक्ति होती है जिसका विश्वास अवश्य करना चाहिए।
इस अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए अभिनय कला विशेष सहायक होती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती में संगीत, नृत्य और अभिनय कला को स्थान दिया। आज के शिक्षा विशारद नाटक की इस उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दृश्य श्रव्य शिक्षण प्रणाली की उपयुक्ततम प्रणाली है। हमारे देश में प्राचीन काल में नाट्यशालाएं शिक्षा प्रसार का मुख्य केंद्र थीं। वैसे भी आज भी ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों ने भी नाटक के मूल तत्व महत्व को समझा है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने नाटक के माध्यम से शिक्षा देने की प्रणाली को महत्ता देना प्रारंभ कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक परिषद ने भी नाटक प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। आज समस्त विषयों को नाटक प्रणाली के माध्यम से किए जाने की बात सोची जा रही है। प्रौढ़ अशिक्षितों की शिक्षा में तो इस प्रणाली का विशेष रूप से प्रयोग हो रहा है। आचरण और व्यवहार की शिक्षा तो अपनी जितनी सरलता से नाटक के माध्यम से दी जा सकती है, उतनी किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। इतिहास की शिक्षा के लिए तो ये सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी नाटक का बड़ा महत्व है। इसके शिक्षण से बच्चों के भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती ही है। साथ ही साथ उन्हें मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान भी होता है और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार करना और बातचीत करना सीखते हैं। उनकी रुचियों के में विकास होता है और उनमें सामाजिक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, अर्थात नाटक के मूल तत्व। तो नाटक के जो मूल तत्व हैं वो हैं आपके ये बिंदु। कौन कौन से? नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद अथवा कथोपकथन, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 देश काल अथवा पर्यावरण, नंबर 6 उद्देश्य और नंबर 7 अभिनय। तो संस्कृत आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व माने हैं: वस्तु, नेता, रस, अभिनय और वृत्ति। पाश्चात्य विद्वान 6 मूल तत्व मानते हैं: वस्तु, पात्र, कथा, कथन, देशकाल, शैली और उद्देश्य। हिंदी साहित्य के समालोचकों पर संस्कृत आचार्यों और आंग्ल विद्वानों दोनों का प्रभाव है। हिंदी समालोचकों में तो अधिकतर विद्वान नाटक के 6 तत्व मानते हैं, परंतु कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद अथवा कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल अथवा वातावरण और उद्देश्य हमारी दृष्टि से नाटक के इन 6 तत्वों में एक 7वां तत्व और जोड़ देना चाहिए। वह तत्व है अभिनय। किसी नाटक की समीक्षा इन्हीं 7 तत्वों के आधार पर की जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कथा वस्तु। नाटक के कथानक को कथा वस्तु कहते हैं। ये कथानक 3 प्रकार का होता है: प्रख्यात, उत्पाय और मिश्र। पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक को प्रख्यात, काल्पनिक कथानक को उत्पाय और दोनों को मिश्रित रूप को मिश्र कथानक कहते हैं। नाटक के विकास की दृष्टि से उसकी कथा वस्तु को 2 रूपों में बांटा जा सकता है: आधिकारिक और प्रासंगिक।
आरंभ से अंत तक चलने वाली कथा को आधिकारिक और इस कथा के विकास में सहायक प्रसंगवश चलने वाली कथा को प्रासंगिक कथा वस्तु आदि कल्पना से गढ़ी जाए तो भी यथार्थ नहीं होनी चाहिए और पाठक उसको समाज की एक घटना के रूप में स्वीकार करें। नाटककार की सफलता इस बात में निहित है कि वह कथानक को कम से कम विस्तार दे और उसे अधिक से अधिक स्पष्ट करे। दूसरा बिंदु हमारा आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक के कथानक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पात्र कहते हैं। नाटक के सभी तत्व इन पात्रों पर आधारित होते हैं। नाटक के प्रधान पात्र को नायक और प्रधान पात्रा को नायिका कहते हैं। चारित्रिक गुणों के आधार पर नायक 4 प्रकार के माने जाते हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। श्रेष्ठ वृत्तियों वाले, क्षमाशील, अहंकार शून्य, गंभीर नायक को धीरोदात्त, कोमल स्वभाव वालों को सुखान्वेषी और कलाविद और निश्चिंत नायक को धीर ललित, गंभीर और शांत प्रकृति वाले नायक को धीर प्रशांत, मायावी, अभिमानी और धोखे वाले नायकों को धीरोदत्त नायक कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा संवाद अथवा कथोकथन। कथोकथन नाटक का प्राण होता है। ये 3 प्रकार का होता है: श्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। जिस बात को पात्र सबके सामने कहता है उसे श्राव्य कहते हैं, जो बात वह स्वयं कहता है उसे अश्राव्य कहते हैं, और जो बात कुछ सुनने के योग्य हो और अन्य के नहीं उसे नियत श्राव्य कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा भाषा शैली। संस्कृत भाषा के आचार्य नाटक के भाषा तत्व और आंग्ल भाषा के आचार्य उसके शैली तत्व पर विशेष बल देते हैं। इस संदर्भ में हमारा ये निवेदन है कि शैली का मुख्य आधार शब्द होता है। शब्द ही वाक्यों को सार्थक रूप धारण कर भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है देश काल अथवा पर्यावरण। नाटक किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक घटना पर आधारित होते हैं। नाटक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें ये यथा घटना कितना सजीव चित्र और उपस्थित किया गया है। इसके लिए नाटक को यथा परिस्थितियों को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है उद्देश्य। पाश्चात्य समालोचक नाटक के उद्देश्य तत्व पर विशेष बल देते हैं। उनका स्पष्टीकरण है कि नाटककार पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के उद्देश्य से नाटक नहीं लिखते, अब तो उनका माध्यम से वह कुछ मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। संस्कृताचार्यों का इस संबंध में अलग ही मत है। उनका कहना है नाटक का मूल उद्देश्य पाठक, श्रोता और दर्शक के हृदय में किसी रस विशेष का संचार करना होता है। और अंतिम पॉइंट है हमारा अभिनय। अभिनय नाटक का प्रधान तत्व है। यदि किसी नाटक को रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो फिर उसे नाटक नहीं कहा जा सकता। नाटक गद्य की अन्य विधाओं से इसी अर्थ में भिन्न होता है कि उसे रंगमंच पर उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः आवश्यक है कि नाटकों में दृश्यादि का स्पष्ट वर्णन हो, पात्रों का रंग रूप, वेशभूषा आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। ये भी आवश्यक है कि इन दृश्यादि रंगमंच का प्रस्तुत किया जा सके और उस प्रकार के रंग रूप के पात्र और उनकी वेशभूषा भी उपलब्ध हो अथवा उपलब्ध की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।